हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि हमारी बॉडी के अलग अलग सिस्टम में एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का फंक्शन कैसे कैसे होता है। फिर हमने लास्ट में ये भी देखा था कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्या है। तो आइए चलिए हम आज भी वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में एंड किया था। जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है कि वो एम रिसेप्टर्स को ब्लॉक करें या फिर हो सकता है कि वो एन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करें। जो एम रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे वो हो सकता है कि स्पेसिफिक ब्लॉकर्स हों या फिर नॉन स्पेसिफिक ब्लॉकर्स हों। जो स्पेसिफिक ब्लॉकर्स होते हैं वो केवल M1 और M3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, लेकिन जो नॉन स्पेसिफिक ब्लॉकर्स होते हैं वो M1, M2, M3, M4, M5 सारे रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करते हैं। जो नॉन स्पेसिफिक ब्लॉकर्स हैं उस पर हमें दो ड्रग्स पढ़ने हैं, एट्रोपिन और हायोसिन। और जो हमारे एन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स होते हैं वो या तो NN रिसेप्टर्स ब्लॉकर होंगे या फिर NM रिसेप्टर ब्लॉकर होंगे। NM रिसेप्टर ब्लॉकर में हम लोगों ने पढ़ चुका है पहले से ही, जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होते हैं वो NM रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एट्राक्यूरियम है। जो NN रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं वो गैंग्लियन ब्लॉकर होते हैं क्योंकि NN रिसेप्टर गैंग्लियन में ही प्रेजेंट होते हैं। NN ब्लॉकर्स को अब हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि जो इनका एक्शन होता है वो नॉन स्पेसिफिक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों को ब्लॉक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्राइमिथाफैन और हेक्सामेथोनियम दो ड्रग हैं, लेकिन अब इनका यूज नहीं होता। यहाँ तक हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं नॉन स्पेसिफिक ब्लॉकर कौन कौन से हैं। ये वीडियो में हम लोग नॉन स्पेसिफिक ब्लॉकर में से एट्रोपिन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो एक छोटी वीडियो होगी जिस पे हायोसिन के बारे में हम बात करेंगे। एट्रोपिन जो है और हायोसिन जो है अपना, वो दोनों के दोनों एल्कलॉइड्स हैं, यानी कि इनका जो सोर्स है वो प्लांट या फिर ट्रीज से आते हैं। ये एट्रोपिन जो है वो एट्रोपा बेलेडोना प्लांट से आता है और जो हायोसिन है वो हायोसिनेमस नाइजर प्लांट से आता है। हायोसिन का जो दूसरा नाम है स्कोपोलामीन है। एल्कलॉइड्स हैं ये, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ये हम पहले शुरुआत से बात करते आ रहे हैं कि जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं। लिपिड सॉल्युबल हैं तो वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेंगे। जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे तो उनका एक्शन जो होगा वो सीएनएस में देखने को मिलेगा। और हम ये शुरुआत से ये भी जानते हैं कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लीवर में होता है। और जैसे कि एल्कलॉइड्स हैं ये, तो यानी कि बेसिक नेचर के होंगे, तो जब ये ड्रग्स ब्लड में प्रेजेंट होंगे तो किसी न किसी एसिड प्रोटीन से बाइंड करेंगे। तो ये बाइंड करते हैं अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। तो आइए देखते हैं कि हम एट्रोपिन्स को किन किन सिचुएशन में देते हैं पेशेंट्स को। तो बात करेंगे हम इंडिकेशंस ऑफ एट्रोपिन की। सबसे पहला है जीआईटी सिस्टम में। जब नॉन इन्फेक्टिव डायरिया हो जाता है किसी पेशेंट को तो उस केस में हम लोग एट्रोपिन का यूज कर सकते हैं। नॉन इन्फेक्टिव डायरिया एक्चुअल में क्या होता है जानते हैं। जो नॉन इन्फेक्टिव डायरिया ऐसा डायरिया जिसमें किसी पैथोजन का रोल नहीं होता, केवल और केवल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज हो जाने की वजह से डायरिया कॉज होता है, उसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्टिव डायरिया। तो अगर पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज होने की वजह से ये सिचुएशन आई है तो हमें कुछ ऐसे ड्रग्स देने पड़ेंगे जो कि पेरिस्टाल्सिस को रिड्यूस कर सकें। तो हम उस केस में एट्रोपिन का यूज करेंगे और एट्रोपिन जो होगा हमारा वो पेरिस्टाल्सिस रिड्यूस कर देगा, तो डायरिया के अंदर ट्रीटमेंट मिल जाएगा इसका। तो हम आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉज हैं जो कि नॉन इन्फेक्टिव डायरिया यानी कि NID कॉज करते हैं। हो सकता है कि मल एब्जॉर्प्शन हो गया फूड का जिस वजह से NID कॉज हुआ हो। डायबिटिक पेशेंट के अंदर भी नॉन इन्फेक्टिव डायरिया देखने को मिलता है। कुछ होते हैं ड्रग इंड्यूस्ड नॉन इन्फेक्टिव डायरियाज, यानी कि जैसे कुछ ड्रग्स एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उनकी सिचुएशन में भी नॉन इन्फेक्टिव डायरिया देखने को मिलता है। और स्ट्रेस सिचुएशन में भी डायरिया देखने को मिल सकता है। लेकिन जो बेस्ट ड्रग होता है
नॉन इन्फेक्टिव डायरिया का वो एट्रोपिन नहीं बल्कि वो लोपिरामाइड है। हम एट्रोपिन दे सकते हैं लेकिन जो बेस्ट ड्रग है वो अपना लोपिरामाइड है। लोपिरामाइड एक टाइप का ओपियोइड है। अब बात करते हैं कि दूसरा इंडिकेशन जो कि ब्रेडिकार्डिया के ट्रीटमेंट में दिया जाता है एट्रोपिन को, क्योंकि एट्रोपिन जो होता है वो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है जो कि ट्रैकीकार्डिया कॉज कराता है। इसलिए हम लोग ब्रेडिकार्डिया के ट्रीटमेंट में हम लोग दे सकते हैं एट्रोपिन। ब्रेडिकार्डिया एक्चुअल में है क्या चीज़, आइए देखते हैं। जो ब्रेडिकार्डिया होता है उसमें हार्ट रेट अपना लेस देन 60 हो जाता है। हार्ट रेट लेस देन 60 हो जाए और कुछ सिम्टम्स शो हो जाएं, उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। सिम्टम्स क्या क्या? डिजीनेस, वीकनेस, कंफ्यूजन, चेस्ट पेन, ये कुछ सिम्टम्स हैं। या फिर जब हार्ट रेट लेस देन 50 हो जाए, चाहे उसमें सिम्टम्स दिखे या ना दिखे, वो सिचुएशन कहलाएगी ब्रेडिकार्डिया की। तो ब्रेडिकार्डिया के केस के अंदर एट्रोपिन जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होगा। तीसरी सिचुएशन है हार्ट ब्लॉक की। हार्ट ब्लॉक यानी कि है क्या चीज़? जो हमारे हार्ट के अंदर इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है, अगर उसके पाथवे में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, वो होता है हार्ट ब्लॉक। यानी कि जो इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है ऐसे नोड से लेके पुरकेंद्रीय फाइबर तक, उसमें कहीं अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो बोलेंगे हार्ट ब्लॉक की सिचुएशन है। हार्ट ब्लॉक जो है वो 3 टाइप का है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हार्ट ब्लॉक। जो 1 डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है वो पार्शियल होता है, यानी कि इसमें हमें ड्रग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो 2 डिग्री और 3 डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है वो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है, इसमें हमें एट्रोपिन की ज़रूरत पड़ती है, इस पर हम ड्रग्स पेशेंट को देते हैं। चौथा यूज है हमारा प्री एनास्थेटिक ड्रग के फॉर्म में। एट्रोपिन जो है वो सर्जरी के दौरान प्री एनास्थेटिक ड्रग के फॉर्म में यूज होता है टू मेक सर्जरी प्रोसीजर ईजी। सर्जरी के प्रोसीजर को ईजी बनाने के लिए एट्रोपिन को दिया जाता है। अब देखते हैं कैसे ईजी बनाता है। तो एट्रोपिन जैसे कि हम जानते हैं कि एक प्रकार का एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, यानी कि ये हमारे बॉडी के ग्लैंडुलर सिक्रीशंस को कम करेगा। तो एट्रोपिन जो है वो ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रीशन को कम करता है, जिससे क्या होता है कि एस्पिरेशन जो है तो उसको रोका जा सकता है। क्योंकि अगर पेशेंट सर्जरी के टाइम पे सिक्रीशंस ज़्यादा करेगा तो सिक्रीशन करने से क्या होता है कि लंग्स में उसका एस्पिरेशन होने के चांस हाई होते हैं। इसलिए एट्रोपिन देते हैं जो कि ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रीशन को कम कर देता है और एस्पिरेशन को रोक लिया जाता है। दूसरा यूज है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के केस में हम लोग एट्रोपिन को देते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के केस में क्या होता है कि ब्रेडिकार्डिया के चांसेस हाई होते हैं, तो ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एट्रोपिन देते हैं। अब आइए देखते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती क्या है। तो ऐसी सर्जरी जिसमें एब्डोमेन की किसी भी ऑर्गन का या किसी भी पार्ट का सर्जरी किया जाए लेकिन बिना इंसीजन के, वो होती है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। अब आइए हम बात करते हैं 5वें एक्शन की, कि जो हमारा एट्रोपिन है वो एक प्रकार का मैड्रिएटिक है, यानी कि वो हमारे प्यूपिल के डायमीटर को इंक्रीज करता है। तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग मैड्रिएटिक अपना है एट्रोपिन। इसका जो एक्शन है मोर देन 10 डेज तक रहता है और ये साइक्लोप्लेजिक ड्रग है। साइक्लोप्लेजिक मतलब क्या कि ये जो हमारे सिलरी मसल है उनको रिलैक्स करवाता है, जिससे क्या होता है कि एकोमोडेशन जो है वो लॉस्ट हो जाता है। एट्रोपिन अपना स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोप्लेजिक है। तो मैड्रिएटिक नेचर की वजह से कुछ एप्लीकेशंस हैं, उसको देखते हैं। ये पहला एप्लीकेशन है इसका रिफ्रैक्टिव एरर कैलकुलेशन में। रिफ्रैक्टिव एरर एक्चुअल में है क्या चीज़, ये देखते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर इज अ प्रॉब्लम विथ फोकसिंग लाइट एक्यूरेटली ऑन रेटिना ड्यू टू शेप ऑफ आई और कॉर्निया। जब लाइट रेटिना पे फोकस ना होके आई के किसी और पार्ट में फोकस हो, उस केस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर, कि उसमें रिफ्रैक्शन में प्रॉब्लम आई है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, ताकि पेशेंट के जो इमेज फॉर्मेशन को नॉर्मल बनाया जा सके, हम लोग मैड्रिएटिक के फॉर्म में एट्रोपिन का यूज करते हैं। एट्रोपिन क्यों यूज करते हैं, मैकेनिज्म जानते हैं। एट्रोपिन जो होता है वो एकोमोडेशन को ख़त्म कर देगा। तो जो हमारी आइज़ का नेचुरल एकोमोडेशन है, क्योंकि जब कोई पेशेंट मान लो उसको मायोपिया हो गया,
तो उस केस में उसकी आईज थोड़ा तो एकोमोडेट करेगी ना। तो जब एकोमोडेट आई करेगी तो जब हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि हम उसमें आई एकोमोडेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो उसके लिए हम लोग चश्मा बना के देंगे वो भी दिक्कत करेगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए हम लोग एट्रोपिन देते हैं जो कि एकोमोडेशन एकदम ख़त्म कर देगा। तो जब नेचुरल एकोमोडेशन ख़त्म हो जाएगा तो हम एग्जैक्ट जान जाएंगे कि रिफ्रैक्शन में कितने एरर है। तो उस हिसाब से हम पेशेंट को जो चश्मा की पावर है वो हम बता पाएंगे। ये जो है एट्रोपिन वो प्रेफर्ड किया जाता है चिल्ड्रंस के अंदर, क्योंकि चिल्ड्रंस के अंदर जो उनकी आई मसल्स होती हैं उनकी टोन हाई होती है। एट्रोपिन का यूज जो है तो आई ऑइंटमेंट के फॉर्म में ज़्यादा होता है कंपेयर टू आई ड्रॉप्स के फॉर्म में, क्योंकि आई ऑइंटमेंट जो है वो लॉन्गर एक्टिंग होते हैं और इनका कोई सिस्टमिक साइड इफेक्ट नहीं है। वहीं जो आई ड्रॉप है उसके जो ड्रॉबैक है ये है कि वो नेचुरल लैक्रिमल डक्ट में ड्रेन हो जाता है। अब नेक्स्ट यूज है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एम्ब्लायोपिया और एंटीरियर यूवियाइटिस। एम्ब्लायोपिया क्या होता है? एम्ब्लायोपिया वो सिचुएशन है जब इमेज फॉर्मेशन मैकुला में नहीं होता। अब ये मैकुला क्या है? मैकुला एक जो रेटिना है उसी का पार्ट है। तो आइए देखते हैं कि ये किन में प्रेजेंट होता है। तो जो एम्ब्लायोपिया सिचुएशन है वो मेनली चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलती है। अब समझते हैं कि कैसे एम्ब्लायोपिया सिचुएशन होती है। जैसे ऑब्जेक्ट है, अब अगर लेफ्ट आई को हम नॉर्मल माने और राइट आई को एम्ब्लायोपिक माने तो हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट आई है उसमें इमेज मैकुला पे बन रही है, वहीं जो राइट आई है उस पर मैकुला पे इमेज नहीं बन रही है, कहीं और बन रही है। तो हम क्या करेंगे, इस केस में ट्रीट करने के लिए एट्रोपिन देंगे नॉर्मल आई के अंदर। नॉर्मल आई में एट्रोपिन देंगे जिससे क्या होगा, उसका एकोमोडेशन जो है ख़त्म हो जाएगा। जब एकोमोडेशन ख़त्म हो जाएगा साथ ही साथ माइड्रेसिस हो जाएगा तो पेशेंट के नॉर्मल आई के अंदर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ये ब्लाइंडनेस टेम्परेरी ब्लाइंडनेस की जैसे होगी। तो पेशेंट के लेफ्ट आईज का विजन जो होगा पूरा बंद हो जाएगा। तो पेशेंट क्या सोचेगा कि हम राइट आई की तरफ एकोमोडेट कर दें और राइट आई को एकोमोडेट करके इमेज को फॉर्म करें मैकुला पे। तो पेशेंट विल ट्राई टू एकोमोडेट एबनॉर्मल आई टू मेक इमेज ऑन मैकुला। ये हम क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा मैकुला है दोनों वो एक्टिव रहे। क्योंकि ये केस जो है तो छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है और छोटे बच्चों के अंदर सर्जरी करना पॉसिबल नहीं होता। उनको एक सर्टेन पीरियड ऑफ एज तक पहुंचना होता है जिसके बाद सर्जरी हो पाना पॉसिबल है। तो जब तक वो 4-5 साल के नहीं हो पाते हैं तब तक हम लोग सर्जरी नहीं करते हैं। तब तक के लिए कि जो हमारा मैकुला है वो एक्टिव रहे, उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एट्रोपिन का यूज़ करते हैं। जब 1 मंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नॉर्मल आई को ब्लाइंड रखेंगे। फिर तब उस केस में जब नॉर्मल आई को ब्लाइंड रखेंगे तो पेशेंट जो क्या करेगा कि एम्ब्लायोपिक आई से एकोमोडेट करने की कोशिश करेगा जिससे हमारा मैकुला एक्टिव रहेगा। फिर 1 मंथ के लिए हम लोग एम्ब्लायोपिक आई के अंदर एट्रोपिन डालेंगे जिससे नॉर्मल आई का जो विजन लॉस्ट हुआ था वो आ जाएगा और उससे एकोमोडेट करने की ट्राई करेगा। फिर ऐसा अल्टरनेटिवली चलता जाएगा। एक बार इसको ब्लाइंड करेंगे, एक बार इसको ब्लाइंड करेंगे, एक बार इसको ब्लाइंड करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि दोनों के दोनों मैकुला एक्टिव रहें। फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ एज आएगी, उसके बाद सर्जरी कर देंगे तो ये जो मैकुला पे इमेज फॉर्म नहीं हो रही थी अब मैकुला पे फॉर्म होने लग जाएगी। सिचुएशन है एंटीरियर यूवियाइटिस। एंटीरियर यूवियाइटिस क्या होता है? ऐसी कंडीशन जब हमारी सिलेरी मसल है आईज की वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, वो होता है एंटीरियर यूवियाइटिस, जिस वजह से पेन जो है वो बढ़ जाता है। तो हम लोग एट्रोपिन उस केस में देते हैं जो कि सिलेरी मसल को रिलैक्स करेगा और पेन को रिड्यूस कर देगा। अब एट्रोपिन का नेक्स्ट यूज ये है कि एट्रोपिन जो है वो ओपी पॉइजनिंग और कार्बामेट पॉइजनिंग में दिया जाता है। इट इज अ बेस्ट ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओपी एंड कार्बामेट पॉइजनिंग। उसके एक्शन हम पिछले वीडियोज में कवर कर चुके हैं तो अब यहाँ पे नहीं कवर करेंगे। अब साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं कि एट्रोपिन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो जो एट्रोपिन के एक्शंस हैं तो वही साइड इफेक्ट्स होंगे।
तो जैसे जैसे एक्शन कॉज करेगा एट्रोपिन वैसे वैसे उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। तो एट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, तो इसका जो एक्शंस होगा वो अपोजिट डंबल्स होगा, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे जो वो डंबल्स के अपोजिट होंगे। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, कि हम किस सिचुएशन में पेशेंट को एट्रोपिन नहीं देंगे। सीआई मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो अगर किसी पेशेंट को बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, उस सिचुएशन में हम लोग एट्रोपिन नहीं देंगे, क्योंकि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में पहले से ही जो अपना ब्लैडर होता है वो रिलैक्स कंडीशन में होता है, तो रिटेंशन ऑफ यूरिन बढ़ जाता है। और ऊपर से हम लोग अगर एट्रोपिन देंगे तो एट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है तो वो ब्लैडर मसल्स को और रिलैक्स कराएगा, जिससे रिटेंशन और बढ़ जाएगा यूरिन का। तो हम लोग एट्रोपिन नहीं देंगे उस सिचुएशन में। और दूसरा है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का केस, जिसमें क्या होता है कि माइड्रेसिस हो चुका होता है पहले से ही, और एट्रोपिन जो है वो भी माइड्रेसिस कॉज करता है, जिस वजह से पिपलरी ब्लॉक होने के चांसेस होंगे और ड्रेनेज में दिक्कत आएगी। तो हम लोग एट्रोपिन उस केस में नहीं देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रग इंटरैक्शन। ड्रग इंटरैक्शन यानी कि दूसरे ड्रग्स के साथ एट्रोपिन कैसे रिलेट करता है ये देखेंगे। तो एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक या फिर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जो हैं उनके साइड इफेक्ट्स भी एंटी कोलिनर्जिक जैसे ही हैं। तो हम लोग उस केस में भी एट्रोपिन नहीं देंगे जिस केस में हम लोग पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स दे रहे होंगे, क्योंकि साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो पेशेंट की बॉडी को हार्म करेगा। क्योंकि ये भी जो होंगे वो भी एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स कॉज करेंगे, और एट्रोपिन भी होगा वो एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट को कॉज करेगा। इस वजह से हम लोग इस केस में एट्रोपिन नहीं देंगे। जो एट्रोपिन होता है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करवाता है। जब कॉन्स्टिपेशन कॉज हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन ड्रग्स का कम हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एट्रोपिन की वजह से हार्ट रेट और कंडक्शन बढ़ जाता है, जिस कारण से टैकीकार्डिया कॉज होता है। तो हम लोग एंटी एरिथमिक ड्रग अगर किसी पेशेंट को दे रहे होंगे तो उस केस में हम एट्रोपिन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एट्रोपिन और एंटी एरिथमिक ड्रग एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं। और एट्रोपिन का लास्ट टॉपिक है हमारा एट्रोपिन टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी कब होती है? जब किसी भी चीज़ का ओवरडोज हो जाता है। तो क्या क्या सिम्टम्स हैं? जो सिम्टम्स होंगे डंबल्स के अपोजिट ही होंगे, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है एट्रोपिन अपना। एट्रोपिन जो होता है वो ग्लैंडुलर सिक्रेशन कम करता है, जिस वजह से आइज जो है ड्राई हो जाती हैं, ड्राई माउथ हो जाता है, ड्राई स्किन देखने को मिलता है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं ड्राई एज बोन। एट्रोपिन जो है वो स्वेटिंग को भी कम कर देगा। स्वेटिंग कम कर देगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उस केस को हम लोग बोलते हैं एट्रोपिन फीवर। तो इस सिचुएशन को बोलने के लिए एक वर्ड है, उसको बोलते हैं हॉट एज हेयर, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तीसरा है रिफ्लेक्स वेजोडाइलेशन। रिफ्लेक्स वेजोडाइलेशन रिफ्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वेजोडाइलेशन हो रहा है बॉडी की टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो बॉडी क्या करेगी कि वेजोडाइलेशन करेगी, जिससे बॉडी की टेम्परेचर कूल डाउन होगा। इस सिचुएशन में जो स्किन है वो रेड हो जाती है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं रेड एज बीट। नेक्स्ट है हमारा माइड्रेसिस। माइड्रेसिस जो एट्रोपिन है अपना वो माइड्रेसिस कॉज करता है, जिससे विजन रिड्यूस हो जाता है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं ब्लाइंड एज बैट। लास्ट है हमारा सीएनएस के अंदर एसिटाइल कोलिन के एक्शन को रोकेगा एट्रोपिन। जब एसिटाइल कोलिन के एक्शन को रोकेगा तो कॉग्निशन रुक जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने अल्जाइमर डिजीज में पढ़ा था, कॉग्निशन रुक जाता है। तो डिलीरियम या अल्टर्ड कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं मैड लाइक हैटर। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे नॉन स्पेसिफिक एम ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज हायोसिन। उसमें हम देखेंगे कि हायोसिन कैसे काम करता है और कहाँ कहाँ पे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। आपको नोट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
नोट्स अगर आप बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना सकते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको इस नोट्स को PDF के फॉर्म में मैं भेज दूंगा, जो कि आप इजीली अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि फार्मेकोलॉजी बहुत इजी कर दूंगा आप सभी के लिए, बस आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।